हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम इस यूट्यूब चैनल। कल का वीडियो इन्वायरमेंट पे हमने बनाया था, जो कि आपका यूनेस्को की रिपोर्ट थी। आपने वीडियो को काफ़ी पसंद किया, ठीक है, लाइक भी किया काफ़ी लोगों ने। लेकिन उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए था कि आपने उसको ठीक से नोट किया कि नहीं किया। आज का टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो है आपका एथिक्स से रिलेटेड। और एथिक्स से रिलेटेड यदि हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि एवरी फ्राइडे, ठीक है, एवरी फ्राइडे, हर शुक्रवार को हम एथिक्स के बारे में केस स्टडी या क्वेश्चन पर्टिकुलर हम तैयार करेंगे। और आपका जो हर संडे जो होगा, संडे को मैं रेड से लिख दूं, ठीक है, क्योंकि ये आपका संडे स्पेशल होता है। तो आप शायद गैप लेना चाहें या चीज़ों की रिवाइज करना चाहें तो आप उस दिन कर सकते हैं। और संडे को हम बात करेंगे हमारे ऐसे की, ठीक है, ऐसे में क्या डायमेंशंस हो सकती हैं। और इसके साथ में हम बात करेंगे डेटा की, ठीक है। इफ़ वी आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर दिस यूपीएससी 2023, देन हमें डेटा मालूम होना चाहिए। सोशल फील्ड में हो, आपका मेडिकल फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, इकोनॉमी के फील्ड में हो, और आपका पॉलिटी के फील्ड में हो, इन सभी डोमेन में आपके पास डेटा होना चाहिए। तो हम डिस्कस करेंगे डेटा को ऑन एवरी सैटरडे के बाद में एवरी संडे। सैटरडे को काम किया अपना, सैटरडे जो बीच में बचेगा इसमें मेरा काम है कि मैं आपके लिए डेटा कलेक्ट करूंगा और आपके साथ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। सैटरडे को ही कर दूंगा ताकि आप संडे को ऐसे डिस्कस कर सके, ऐसे का मैं वीडियो डाल दूंगा। और आप संडे को टारगेट लगा लें कि हर संडे को हमें ऐसे प्रिपेयर करना है। तो आपका जो जीएस एक तरीके से 5 कह सकते हैं आप, ऐसे वाला, और आपका जो एथिक्स वाला है जीएस 4, तो जीएस 4 के लिए आपको हर संडे फिक्स हो जाए, हर फ्राइडे, सॉरी मैं बार बार आपको संडे कह रहा हूँ कि संडे को मैं खुद करता हूँ तैयार इसलिए, ठीक है। फ्राइडे को आपका एथिक्स होगा और संडे को आपका ऐसे राइटिंग होगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर फिक्स रहेगा। इसके अलावा जो 5 डेज हमारा बचा, तो जैसे कहते हैं ना कि जब आप अच्छी हायरार्की वाली जो जॉब्स में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, तो वहाँ पे 5 डे वीक होता है, ठीक है, 5 डे वीक होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 5 डे होता है ना, वहाँ पे 2 दिन लगातार छुट्टी मिलती है। 2 दिन लगातार छुट्टी मिलना मतलब सैटरडे संडे मिलना, मतलब वो थोड़ा सा एक अपने जैसे लड़कों के लिए, यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है कि 2 दिन की छुट्टियाँ काफ़ी टफ तरीके से निकलती है, एक दिन का ठीक है। तो फ्राइडे और यदि आपका संडे हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। तो ऐसे आज अपना फ्राइडे है और आज हम डिस्कस करेंगे एथिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो एक केस स्टडी है जो अपना नवंबर मंथ की जो मैगजीन है उसमें कंप्लीट भी हो जाएगा। और इसके बाद में हर फ्राइडे को अपन केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको डिस्कस करें उससे पहले आपको बता दूं, सिलेबस आपने कर लिया होगा कवर, उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा। और नहीं किया है तो हर फ्राइडे को आपसे टाइम लगा दे, क्योंकि प्रीलिम्स के टाइम के बाद में आपको मेंस के लिए जब 3 महीने टाइम मिलेगा तो आप ऐसा नहीं हो कि उस टाइम पे आप तभी जाके इसको एथिक्स को उठाएं। अभी से आप उठा लें तो फ्राइडे को आपका कवर हो सकता है। सिलेबस चट कर जाए, नोट्स तैयार करें, वेन डाइग्राम तैयार करें, इसके साथ में आपका फ्लो चार्ट जो है, फ्लो चार्ट्स तैयार करें। एंड अगला है आपका गवर्नेंस, गवर्नेंस को ढंग से तैयार कर ले। सिलेबस, आपके जो नोट्स हैं, वेन डाइग्राम है, फ्लो चार्ट है, गवर्नेंस है, इनको ढंग से तैयार कर ले। तो हमारा ये जो आपका कहते हैं जीएस 4 है अच्छे से हो पाएगा। बिकॉज यदि आपको पर्टिकुलर प्रॉपर आईएएस बनना ही है तो आपको जीएस 4 मतलब एथिक्स और ऐसे E&E, इनसे ही आप प्रॉपर आईएएस बनेंगे। अदरवाइज इसमें नंबर कम आ गया तो आप आईपीएस या और अदर जो जॉब है उनमें रह जाएंगे। क्लियर करना है तो आपको मालूम है GS 1 2 3 4 होना चाहिए, ठीक है, वो होना ही चाहिए। और आपका जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल आपको क्लियर करवाएगा एग्जाम को। और E&E एथिक्स और ऐसे आपके बनाएंगे आपको प्रॉपर आईएएस। तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कीजिए, क्योंकि ये जो टॉपर्स रहे हैं उनका रिकॉर्ड हमेशा यही रहा है। जिनके एथिक्स और ऐसे में नंबर अच्छे थे वो आपका प्रॉपर आईएएस बना, जिसके ऑप्शनल में अच्छे थे वो उसने अपना मेंस क्लियर कर लिया, आईएएस बन गया। मतलब आईएएस की जो मेंस की एग्जाम है ना, वो एग्जाम क्लियर कर लिया। इतना आप समझे इस चीज़ को, ठीक है। ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा काफ़ी। टॉपिक स्टार्ट करते हैं वरना वीडियो काफ़ी बेवजह आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलो आगे चलते हैं। टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, हमें बस इतना होना मालूम होना चाहिए, आपको और बेहतर मालूम होगा, ठीक है। क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में जाता हूँ मेडिसिन लेने, तो वहाँ पे खर्चा कुछ होता नहीं है, बस टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाता है। तो मैं अपना एडिटोरियल वगैरह सुन लेता हूँ वहाँ पे ईयरफोन लगा के, तो ऐसे टाइम यूज़ भी हो जाता है। यहाँ पे बात करें फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम आपको मालूम है काफ़ी सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है, इंटर रिलेटेड होती हैं। हर चीज़ का मतलब हर चीज़ मतलब हर कंपोनेंट का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हुए वो जो चेन बनती है ना इकोसिस्टम में, उस चेन का एक पार्ट बन के उसका जो पार्ट का जो रोल है उसको अदा करते हैं वो लोग, उसको प्ले करते हैं। तो ये आपका इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इकोसिस्टम खुद के लिए भी चीज़ें इनपुट की तरह काम में लेता है। तो ऐसे ही फार्मास्यूटिकल जो इकोसिस्टम है इसमें भी आपकी डेफिनेशन यहाँ पे देख लीजिए कि फार्मास्यूटिकल आपका जो इकोसिस्टम है वो इंटरकनेक्टेड सेट है एंटिटीज़ का और ऑर्गेनाइजेशंस का, जो रोल प्ले करती हैं हेल्थ केयर
प्रोवाइड करके पेशेंट को, ठीक है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइड करना इसका रोल है। और ये चीज़ें क्या है, ये आपकी एक ऐसी एंटिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें इंटरकनेक्टेड है। तो ये आपको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। और ये फार्मास्यूटिकल की नहीं है, हर किसी को हो सकती है, उनका बस रोल को चेंज कर देना यहाँ पे, इसको चेंज कीजिए और आपका डेफिनेशन शानदार बन जाएगा। इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ एंटिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब फार्मास्यूटिकल की जगह आप इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बात कर लो, वहाँ पे भी इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ एंटिटीज और ऑर्गेनाइजेशन की जगह आप इंडस्ट्रीज कर देना। तो डेफिनेशन बनाना भी आपको आना चाहिए, बिकॉज यदि आप लिखेंगे तो वहाँ पे आपकी जो कॉपीज़ हैं वो चेक करेंगे प्रोफेसर्स, और प्रोफेसर्स आपको मालूम है एक पर्टिकुलर डोमेन में जो फील्ड उनका जो रहा है शुरू से, जिसमें उन्होंने रिसर्च किया है, वहाँ पे उनकी जो वोकैब है ना, उनको बहुत अच्छे से आती है। और यदि आपने उसकी वोकैब को ढंग से थोड़ा सा भी यूज़ कर लिया ना, लेकिन अच्छे मैनर में, तो देखना आप बहुत अच्छे जो मार्क्स हैं एग्जाम में वो आप ले पाएंगे वहाँ पे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें, डेफिनेशन बनाना आना चाहिए, वर्ड जो है वोकैब वो तैयार होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी तक 2023 के लिए मैंने खुद का वोकैब अभी बनाया है, तो मेरा वोकैब अभी पहुँच गया 486 वर्ड में पहुँच गया, पर्टिकुलर वोकैब जो वर्ड्स जो है। और आपका जो कह सकते हैं फ्रेजेस जो है मेंस के लिए, फ्रेजेस मेरे पहुंच गए लगभग इतना ही, लगभग 400 के आसपास फ्रेजेस पहुंच गया, ठीक है। और वे फॉरवर्ड वगैरह वो पर्टिकुलर मैंने तैयार किया है, मेंस का जब एग्जाम आएगा तो आपके साथ शेयर करूंगा, कीवर्ड भी आप शेयर करूंगा। इंडिविजुअल किसी को चाहिए तो आप पहले मुझे बता दें, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है ऐसी चीज़ें डिस्कस करने में, तो वो वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते, हम ये चालू करते हैं। अब देखिए फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम में चीज़ें क्या होती है, चीज़ें जहाँ से पहले रिसर्च होगी, जैसे कोविड को आप ध्यान में रखेंगे ना, तो यू कैन ईजिली अज्यूम कि हाँ चीज़ें कैसे वर्क करती है। कोविड में सबसे पहले जरूरत थी कि हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, वैक्सीन मतलब हमारे पास मेडिसिन नहीं थी, तो क्या हुआ, दुनिया भर में रिसर्च चालू हुआ। तो रिसर्च वाला एक डिपार्टमेंट होता है, एक सेगमेंट होता है आपका जो कोर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आता है। फिर एक दूसरा होता है जो मैन्युफैक्चर करेगा, जैसे आपका जो आपका था ना उसका, मुझे अचानक अभी याद कैसे नहीं आ रहा, जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जो अडार पूना वाला है, अडार ही है शायद उसका पूना वाला, जो भी है वो पूना वाला है, उसकी जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग करता है। रिसर्च किसने किया है, तो रिसर्च आपका ब्रिटेन में कोई कंपनी है उसने रिसर्च किया था, कोलोब्रेशन में वर्क हुआ, उन्होंने मैन्युफैक्चर किया। फिर फार्मा, इनकी पर्टिकुलर खुद की फार्मा थी, तो उन्होंने वहाँ पे इनोवेशन है, इनकी बिग फार्मा कंपनीज है, और इमर्जिंग बायोटेक है जैसे सीरम इंस्टीट्यूट है, तो ये काफ़ी बड़ा अभी बायोटेक कंपनी बन गया है, ठीक है। तो कोर फार्मा इंडस्ट्री में तीन चीज़ होती हैं, रिसर्च जो करेगी वो सीआरओ हो सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, जो जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्रिंसटन है आपका, येल है, ऐसी ऑक्सफोर्ड है, काफ़ी है जो रिसर्च करती हैं, एमआईटी वगैरह है। नॉन प्रॉफिट डिजीज स्पेसिफिक रिसर्च सेंटर होते हैं जो नॉन प्रॉफिट होते हैं, मतलब प्रॉफिट उनको होता है लेकिन वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता है, कह सकते हैं कि सोसाइटी के लाभ के लिए वो काम करती है। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे आपका बायोटेक के लिए डिपार्टमेंट काफ़ी काम करते हैं, गवर्नमेंट के सीएसआईआर है, काफ़ी लोग काम करते हैं रिसर्च के लिए। तो ये सब लोग रिसर्च में आप कह सकते हैं कि पार्ट होते हैं, तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल इन फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम, इट कैन बी यूज्ड इन एनीवेयर। ज़्यादातर चीज़ें जहाँ पे रिसर्च की जरूरत होगी वहाँ पे ये चीज़ आप डाल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में कौन होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो ज़्यादातर या तो हरिद्वार वगैरह है वहाँ पे लोकेटेड होते हैं, या फिर आपका पुणे वगैरह जैसी जगह है, चेन्नई वगैरह वहाँ पे लोकेटेड है, ये चीज़ें होती हैं। फार्मा का आपको पता चली गया, फार्मा कौन है, जो उनको एक तरीके से दोनों चीज़ों को क्लब करेगा, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को एक साथ यदि जो करेगा, और या फिर इनके बाद में जो चीज़ आएगी वो आएगी फार्मा के पास में, जो आपका कोर फार्मा इंडस्ट्री का एक पार्ट है। इसके बाद में आएगा लॉजिस्टिक का। लॉजिस्टिक मतलब यहाँ पे ऐसी चीज़ें कुछ नहीं हो रही, रिसर्च वगैरह है, बनना वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ ये है कि एक बड़े गोदाम में माल आया तो उसको बोलते हैं होलसेलर वाला लोकेशन, जहाँ पे होलसेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, या स्टॉकिस्ट होता है जो स्टॉक करता है। फिर ये यहाँ से जाएगा इंडिविजुअल फार्मेसी के ऊपर, फार्मेसी के ऊपर जाएगा, या फिर वो होलसेलर से सीधा हॉस्पिटल में मेडिसिन पहुँचता है। तो दो ट्रैक हो सकते हैं इसके, या तो फार्मेसी पे जाएगा या हॉस्पिटल जाएगा। बिकॉज जो पेशेंट है ना, वो पेशेंट क्या करेगा, या तो हॉस्पिटल जाएगा या वो जाएगा किसी फिजिशियन के पास में, ठीक है। तो वो फिजिशियन के पास जाएगा, फिजिशियन आपको मालूम है ट्रीटमेंट लिखेगा, देन पेशेंट विल गो टू फार्मेसी, वहाँ से जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है डॉक्टर ने वहाँ से वो फार्मेसी से परचेज करेगा। अदरवाइज इफ द पेशेंट हैज़ गॉन टू हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करेगा, तो हॉस्पिटल में उसको मेडिसिन मिल जाएगी। तो ये आपके केयर गिवर होते हैं, कौन कौन, हॉस्पिटल और फिजिशियन, ठीक है। और हॉस्पिटल जो होता है आपका, ये लॉजिस्टिक रिटेल वाली चीज़ें सब यहाँ से रिजल्ट यहाँ पे आएगा इसको हॉस्पिटल्स में। फार्मेसी पे होलसेलर पहुँचेगा हॉस्पिटल फार्मेसी में, पेशेंट पहुँचेगा हॉस्पिटल पहुँच सकता है, डायरेक्ट फार्मेसी पहुँच सकता है। जैसे अपन लोग काफ़ी ना, तो अपने को कोल्ड फीवर वगैरह कुछ हो जाता है तो अपन सीधा फार्मेसी पे, क्योंकि हमें मालूम है क्या ड्रग्स लेना होता है उस टाइम पे, तो वो ले लेते हैं। इसके साथ में पेशेंट जो है वो फिजिशियन पास पहुंच सकता है, तो ये केयर गिवर हो गया, ये पेशेंट हो गया। चार टर्म आपको मालूम होना चाहिए, कोर फार्मा इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक, रिटेल, केयर गिवर और पेशेंट, ठीक है। इसके साथ में एक और होता है जो इसको रेगुलेट करता है, तो रेगुलेट कौन करेगा आपको मालूम होना चाहिए। रेगुलेट करता है इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस करने वाली कंपनीज होती हैं,
कुछ सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, अभी मुझे तुरंत याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ एक जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ना, ऐसे ही रेगुलेटरी कमिटीज़ भी होती हैं। और ड्रग्स के लिए आपको जो ड्रग वगैरह में जो है रेगुलेट जो करते हैं ना, वो मैंने देखा है लोगों को, लेकिन उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। जयपुर में काफ़ी होता है ऐसा, जो मेडिसिन की काफ़ी जांच वगैरह होती है उसके फार्मेसी पे आके। और गवर्नमेंट होती है, साथ में अदर गवर्निंग आपकी गवर्निंग एजेंसीज होती है, और ये एजेंसीज आपके टुकड़ों में या मिलके, जैसे इसकी कोई डिपार्टमेंट्स हो गए उसकी फॉर्म में, या फिर एक साथ में ही कहीं पे रेड डालना जो होता है, वो ऐसी चीज़ें ये लोग करते हैं। अब यदि इसमें देखें कि जो भी लोग हैं स्टेक होल्डर्स के फॉर्म में, वो आपके कौन कौन है स्टेक होल्डर में। तो पहला है आपका कोर फार्मा इंडस्ट्री। तो इनकी इंटरेस्ट क्या है? कोर फार्मा का इंटरेस्ट होता है कि डेवलप करेगी सॉल्यूशंस को ह्यूमन की एलिमेंट के लिए, जिसमें वो क्या है का एक मोटिवेटेड रहती है, इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी मोटिवेटेड रहता है खुद का, मतलब खुद, तभी तो उसकी अर्निंग होगी, तभी तो जो रिसर्चर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको उनकी सैलरीज मिल पाएगी, उनको इंसेंटिव मिल पाएंगे आगे रिसर्च करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें होती है, मतलब इनके इंटरेस्ट भी होते हैं और इनका एक कह सकते हैं एम भी होता है। ठीक है, फार्मेसी जो होती है, जो या फिर होलसेलर हो या रिटेल दोनों लेवल पे हो, वो एक एज ए वाइटल कॉग कनेक्टिंग की तरह काम करती है, मतलब एक कनेक्शन बनाए रखने का काम करती है मेडिकल सप्लाई चेन में। ठीक है, अब जब भी केस स्टडी की डिस्कशन करेंगे तो आप अब सप्लाई चेन को नहीं भूलना, सप्लाई चेन सब जगह आएगा। ठीक है, और जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आएगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई चीज़ आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जो चेन है ना, उसको बोल देना हायरार्की, क्योंकि उसमें हायरार्की चलती है, और यहाँ पे सप्लाई चेन चलता है। तो गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी चीज़ वहाँ पे सप्लाई चेन होगा या फिर हायरार्की होगी, दो चीज़ होंगी। इसको नहीं भूलना यहाँ पे, ठीक है, इकोसिस्टम में। और वो क्या करती है, उनका जो रोल है वो क्या है, हॉस्पिटल पेशेंट दोनों के लिए काम करना है, कि ऊपर मैंने आपको समझा दिया। डॉक्टर हॉस्पिटल क्या करेगा, सबसे पहले तो ये कि वो डायग्नोसिस करेगा, फिर उसके बाद में सर्विस देगा, मतलब ट्रीटमेंट देगा पेशेंट के लिए। तो डायग्नोसिस और सर्विस वाला जो काम है ना, वो डॉक्टर्स का है, हॉस्पिटल्स में है। इनका खुद का कोई एसोसिएटेड जो कॉस्ट होता है वो भी होता है सर्विस का, कि सर्विस देने की फीस लेते हैं, डॉक्टर्स लेते हैं हॉस्पिटल में, आपका बेड चार्ज होता है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसको बोलेंगे एसोसिएटेड कॉस्ट। अब सीधे नहीं लिखना बेड चार्ज होता है या डॉक्टर की फीस होती है, इसको लिखे आप एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ सर्विस। बिकॉज मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी जो वोकेब है, आपके जो शब्द चुने हुए हैं आंसर के लिए, वो बहुत मायने रखते हैं। तो एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ सर्विस का भी वाइटल इंपॉर्टेंस होता है। पेशेंट है, उसको क्या होता है, यदि उसको एलिमेंट चाहिए तो वो चाहता है कि उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल केयर है ना, वो उसको मिल पाए ऐसे फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम से, फार्मास्यूटिकल सिस्टम से। और जो भी आपके फेयर होनी चाहिए और अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो फेयर और अफोर्डेबल प्रोवाइड करना डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स के लिए लागू हो या नहीं हो, क्योंकि ये काम गवर्नमेंट का होता है मेनली, क्योंकि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का काम है डायग्नोसिस करेगा, सर्विस देगा। अब वो सर्विस कितनी महंगी दे रहा है, कितनी सस्ती दे रहा है, वो उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। बट पेशेंट तो ये चाहता नहीं, उसके लिए अफोर्डेबल हो और फेयर प्राइसिंग हो, इसके साथ में बेस्ट पॉसिबल केयर हो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है जिसमें आपका ट्रीटमेंट शामिल होता है, मेडिकल सर्विस है, टाइमली केयर है, और आपका मेडिसिन है। जैसे डॉक्टर कई बार लिखता है ना आपको कि हाँ आप अब आ जाइए और एक वीक बाद में फिर से आइए, तो ये आपका टाइमली केयर हुआ। ठीक है, मेडिसिन आपको लिखेगा 1 वीक की लिखेगा, बोले ये 1 वीक का आपका कोर्स है, और फिर दोबारा आएंगे तो दोबारा लिख देंगे, ये आपका मेडिसिन हो गया। ट्रीटमेंट आप हॉस्पिटल में है तब, और मेडिकल सर्विस आप हॉस्पिटल्स में 3-4 दिन रहते हैं तो वो वाला। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों को मिला के एक पेशेंट के लिए बेस्ट पॉसिबल केयर जो है प्रोवाइड की जा सकती है। रेगुलेटरी एजेंसी आप जानते हैं, ये इंटरेस्ट जो है इन सब लोगों के पीछे वालों के, पेशेंट, डॉक्टर वगैरह, कोर फार्मा इंडस्ट्री है, फार्मा है, इनकी सबके इंटरेस्ट को बैलेंस करने का जो काम है वो रेगुलेटरी एजेंसी का होता है। इसमें इंश्योरेंस वाली जो कंपनी, उनको भी रेगुलेट करना रेगुलेटरी एजेंसीज में आता है। इंश्योरेंस कंपनी खुद रेगुलेट करती है और इंश्योरेंस कंपनियों को भी रेगुलेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इसको आप ध्यान रखें। ये आपको पेशेंट को सेफ, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल आपकी जो केयर है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि प्रोवाइड करवाना काम है रेगुलेटरी एजेंसीज का, और होना चाहिए वो पेशेंट के लिए होना चाहिए, ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, इसके साथ में ये हो गया। इसके साथ में एथिकल इश्यूज़ क्या है, हाँ ये देख लेते हैं। क्या है कि क्लिनिकल रिसर्च जो है वो एथिकल होनी चाहिए, वहाँ पे जो एथिक्स से इंश्योर होना चाहिए, मतलब रिसर्च जो है पहले जानवर पे होनी चाहिए, फिर जो आपके जो पेशेंट है जो चाहते हैं कि हाँ हमें हम पे उसका ट्रायल हो सकता है या कर लें, आप परमिशन हो तो करें। ऐसे अचानक से नहीं कि डॉक्टर को दे दिया, बोले डॉक्टर्स को ड्रग्स बांट दिए, बोला आप ट्रायल करो इस पर, आपके पास पेशेंट आता है उस पर ट्रायल करके देखो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो इसको आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा है आपका ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए पेशेंट के लिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जो वो है ना, वो अफोर्डेबिलिटी की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए, मतलब चीज़ें अफोर्ड होने लायक कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर वैक्सीन है अभी मार्केट में नहीं है तो आपने वैक्सीन की प्राइस 3,000 रुपये पर वैक्सीन कर दिया। ठीक है, तो ये अफोर्डेबल नहीं हुआ। क्यों?
क्योंकि अफोर्डेबल चीज़ होनी चाहिए। आपको प्रॉफिट चाहिए तो आप प्रॉफिट अलग तरीके से भी कमा सकते हैं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी पहले होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रॉफिट की वजह से अफोर्डेबिलिटी की जो कॉस्ट है उसको भी आप क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, मतलब अफोर्डेबल चीज़ें नहीं बना रहे। फ्रीबीज दिया जाता है डॉक्टर्स को, ठीक है, ताकि वो क्या करते हैं कि जो जेनरिक ड्रग्स है उनको वार्ड ऑफ रखते हैं, मतलब आप जेनरिक ड्रग्स मत लिखिए, हम आपको कुछ फ्रीबीज दे देंगे, तो आप क्या करें, उस पर्टिकुलर ड्रग को ही लेके पर्टिकुलर कंपनी को ही प्रेफर करें अपने प्रिस्क्रिप्शन में। एवरग्रीनिंग प्रैक्टिस आप ये जानते होंगे कि जो कंपनीज होती हैं वो पेटेंट रूल जो होते हैं, पेशेंट नहीं, पेटेंट रूल जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती है कि अदर कंपनी उस फार्मूला को नहीं ले ले और अपनी मार्केट में मोनोपोली रखें। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनको एवरग्रीनिंग प्रैक्टिसेस कहते हैं। जब कंपनीज खुद की मोनोपोली बनाए रखने के लिए चाहती है तो उसको एवरग्रीनिंग बोलेंगे हमेशा रहने को, और खुद की मोनोपोली चाहेगा तो उसको एवरग्रीनिंग प्रैक्टिसेस फार्मा में बोल देंगे। इसके साथ में आपका जो प्रिस्क्रिप्शन डेटा माइनिंग होता है, प्रिस्क्रिप्शन डेटा माइनिंग ये होता है कि फार्मा जो इन्फॉर्मेशन होती है डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शंस में, ठीक है, उसका जो बिहेवियर है, मतलब कौन सा कहाँ के डॉक्टर्स कौन सा ड्रग्स लिख रहे हैं, उसको जो फार्मेसी जो होती है वहाँ से डेटा को गैदर किया जाता है, और कंपनीज फिर उस पर्टिकुलर डोमेन में उसी ड्रग के नाम से, खुद कंपनी वो होती है, जैसे नाम तो मैं नहीं लूंगा पर्टिकुलर, आपको काफ़ी मेडिसिन कंपनी के नाम होंगे, ठीक है, तो उन्होंने फार्मा का जो बिहेवियर है फार्मेसी पे से जो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं वहाँ से लिया कि बोले ये पर्टिकुलर जो ड्रग है ना वो डॉक्टर लिख रहा है, ये वाला आप यहाँ पे चला है, तो उस कंपनी का इंडिविजुअल चले उसको बोलते हैं पर प्रिस्क्रिप्शन डेटा माइनिंग। तो ये आप पॉइंट खास याद रखें, ठीक है। तो इसलिए आपको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका एक कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ फार्मेसीज भी प्रोवाइड किया था जो 2015 से चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, क्या किया जा सकता है उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। एक तो ये रह गया आपका, हाँ, फ्रीबीज प्रॉब्लम क्या, फ्रीबीज प्रॉब्लम हुई आपको ये अच्छे से पता होगा, आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास में, तो एक तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके पास में कैलेंडर होता है जो पर्टिकुलर फार्मा कंपनी का होता है, घड़ी होती है जो पर्टिकुलर फार्मा की होती है, वहाँ पे पेन स्टैंड होता है उस पर भी फार्मा कंपनी का नाम होता है। तो वो उसको ना, उस डॉक्टर ने उसको पे नहीं किया है कि आप ये चीज़ें मुझे दो, ठीक है, इतना पैसा लो ये पे को, वो फार्मा वाले जो कंपनी के जो एमआर होते हैं, एमआर वहाँ आते हैं और वो डॉक्टर्स को कहते हैं, बोले सर ये लो आप, ये आपका हमारी कंपनी का ये घड़ी है, ये कैलेंडर है, ये फलानी चीज़ है, आप रखिए और हमारे जो ड्रग्स है उसको दीजिए, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब देयर ड्रग्स, ऐसी इंसेंटिव उनको देते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, वो कैश में हो सकता है, काइंड में हो सकता है, फिजिशियंस के लिए, ठीक है। तो रेपुटेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज भी काफ़ी होती है, जैसे उनका बोलेंगे, बोले सर आपका कोई आर्टिकल पब्लिश कर देंगे, और ये आप देखना, पता है जब पेपर्स आते हैं ना न्यूज़पेपर, उसमें आपका ये देखना, अभी कुछ दिन पहले एक डायबिटीज़ का ऐड था, डायबिटीज़ का डे था, शायद वर्ल्ड डायबिटीज़ डे था उस टाइम पे, मैंने देखा था कि जो इंडियन एक्सप्रेस मैंने पढ़ा था, तो उसमें बीच के 2 पेज जो थे ना, इस पे तो डॉक्टर्स के ही वो थे, पर्टिकुलर व्यूज़ थे, ठीक है। अब उसमें पता नहीं उन्होंने कितना रिसर्च किया नहीं किया, बट वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा मुझे लगा, क्योंकि उसमें डॉक्टर्स के इंडिविजुअल नाम बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, और उसमें ज़्यादातर वो थे जो गवर्नमेंट से थे, ठीक है, सॉरी। और इसके साथ में डॉक्टर्स को कंपनीज ऐसे भरोसा दिलाती है कि आपको लीड इन्वेस्टिगेटर का रोल देंगे क्लिनिकल ट्रायल्स में, ऐसे काफ़ी सारे मतलब रेपुटेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती है। और ब्रांडेड सोविनियर मैंने आपको बता दिया, ये टर्म है उसके लिए जो पेन स्टैंड कैलेंडर वगैरह देते हैं, लेकिन फिर भी आप देखो काफ़ी डॉक्टर्स होते हैं इतने ईमानदार होते हैं कि वो सब कुछ लेने के बाद में भी है ना, वो चीज़ें नहीं करते जो वो कंपनीज कह के जाती है कि सर ये प्रेस्क्राइब कीजिए, वो प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ डॉक्टर्स में अभी भी आप कह सकते हैं कि इंटीग्रिटी नाम की चीज़ भी है, ठीक है। और मार्केटिंग स्ट्रेटजी है तो इसको एक पॉइंट बनाया कि हाँ ऐसा चलता है फार्मा सेक्टर में, क्योंकि जब चैलेंजेस में लिखेंगे तो चैलेंजेस में सिर्फ एथिक्स एथिक्स नहीं घुसेड़ना है, रियल लाइफ इश्यूज में वहाँ पे लगाना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, मैसर्स अपेक्स लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड, इसको थोड़ा सा स्टार लगा के लिख लें, क्योंकि एक ऐसा यदि हमें कोई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हो ना तो वो थोड़ा बेटर होती है आंसर में लिखने पर। इसमें डॉक्टर्स को क्लियरली प्रोहिबिट किया था कि प्रोहिबिटेड बाई लॉ है डॉक्टर्स को फ्रीबीज देना कंपनीज के द्वारा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। साथ में यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस को बोलते हैं यूसी पीएमपी, ठीक है। इसमें क्या गिफ्ट और अदर बेनिफिट वगैरह दिए जाते हैं, इसको रोका जाए, यूनिफॉर्म कोड बनाया जाए मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के लिए। फ्री सैंपल्स जो है वो ऐसे सीधे ही सप्लाई नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के जो कुछ कह सकते हैं कि प्रोविजन जो है उनको यूज़ किया गया है। और क्लेम्स वगैरह है कि यूज़फुलनेस होना चाहिए ड्रग का, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। इन्फॉर्मेशन ऑन प्रमोशनल मटेरियल है, कंपैरिजन ऑफ ड्रग्स है, और कमिटी फॉर कंप्लेंट हैंडलिंग के लिए कमिटी बनानी चाहिए। ऐसे ये सजेशन है मतलब इसके लिए। तो यदि क्वेश्चन आता है ना कि सजेस्ट कीजिए कि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस जो है उनके लिए क्या हो सकता है, तो यूनिफॉर्म कोड बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा डायग्राम बना के या फिर ऐसा चार्ट बना के ऐसे 2-4 पॉइंट इसमें से लिख देना, फ्री सैंपल गिफ्ट एंड अदर बेनिफिट वगैरह ऐसी चीज़ें हैं तो उनको रोकना चाहिए बस,
ठीक है। अब मेन आंसर का लास्ट जो मेन पार्ट है ना वो देखिए, ये चार जो है ये आपके यूनिवर्सल प्रिंसिपल है मेडिकल एथिक्स के। अब ये क्या क्या होता है, पहला है आपका ऑटोनॉमी होनी चाहिए, दूसरा जस्टिस होना चाहिए, तीसरा नॉन मेलिफियंस होना चाहिए, और फोर्थ आपका बेनिफिशियंस होना चाहिए। अब ये चार हैं, इन चार के बेस्ड पे ही आप चीज़ों को सुधार कर सकते हैं, इथिकल इश्यूज़ को ओवरकम करने में इथिकल इश्यूज़ को सुधार सकते हैं। ऑटोनॉमी की बात क्या है कि इसमें ऐसा होता है कि पेशेंट जो है उनको उनके थॉट की, उनके इंटेंशन की, उनकी एक्शन की ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ये है ऑटोनॉमी का मतलब पेशेंट की ऑटोनॉमी है। ठीक है। जब वो कोई डिसीजन ले रहे हैं हेल्थ केयर प्रोसीजर से रिलेटेड, तो उससे डिसीजन लेने से पहले पेशेंट से पूछना चाहिए। तो पेशेंट का जो कह सकते हैं ना परमिशन है, उसको ऑटोनॉमी के टर्म में बोलेंगे, तो ऑटोनॉमी होना चाहिए। ये आपका मेडिकल एथिक्स का प्रिंसिपल है यूनिवर्सल। दूसरा है जस्टिस। इसका मतलब ये है कि जो प्रोसीजर जो अपहोल्ड की गई है वो अपहोल्ड करनी चाहिए स्पिरिट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, एंड वो फेयर होनी चाहिए जितने भी प्लेयर्स उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, मतलब फार्मा है, पेशेंट है, इन सब लोगों को फेयर उसका ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ड्रग्स काफ़ी सस्ता कर दिया तो फार्मा वालों को नुकसान हो गया, ड्रग्स काफ़ी महंगा कर दिया तो पेशेंट को नुकसान हो गया। तो स्पिरिट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज है वो भी अपहोल्ड होनी चाहिए, और जो फेयरनेस जो है प्रोसीजर की वो भी होनी चाहिए, उसको बोलेंगे जस्टिस। नॉन मेलिफियंस क्या होगा कि इससे पेशेंट को हार्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, भले ही इससे पेशेंट को फायदा हो, मतलब पेशेंट का इलाज हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो कि इलाज नहीं हुआ तो उसका नुकसान हो जाए। जैसे कि ड्रग ट्रायल, जैसे कोई डिजीज का अभी कोई मेडिसिन नहीं आया, कोई ट्रीटमेंट नहीं आया, और डॉक्टर्स ने कहा बोले इसका इससे इलाज आपका हो सकता है। अब पेशेंट जो होगा वो तो लालच में अपनी, किसको जान प्यारी नहीं है, तो उस लालच में कहेगा कि मेरे पे ट्रायल कर दो, लेकिन ये एथिकली गलत है। तो ऐसे नॉन मेलिफियंस जैसी चीज़ है ना, वो रुकनी चाहिए, ताकि ऐसे ड्रग्स को नहीं लिखें ट्रीटमेंट में जिसका इफेक्ट हार्मफुल हो सकता है पेशेंट पे। पॉजिटिव हो सकता है लेकिन इफेक्टिव है वो चीज़, लेकिन फिर भी यदि हार्मफुल है तो उसको नहीं लिखें, इसको नॉन मेलिफियंस वर्ड बोलेंगे। एक बेनिफिशियंस है, इसका मतलब ये पेशेंट का जो वेल बीइंग है वो अल्टीमेट गोल है केयर का, ये आप ध्यान रखें, ये है बेनिफिशियंस। इसके बेस्ड पे आप क्या कर सकते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेडिकल पॉलिसी की फॉर्म में एथिक्स को ट्रीट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन, सॉरी इन्फोर्समेंट जो आपका तरीका है ना इन्फोर्समेंट का, आपकी पॉलिसीज को, वो मजबूत होना चाहिए, स्ट्रेंथन होना चाहिए, चाहे वो रिलीवेंट रेगुलेशंस के थ्रू हो या लेजिस्लेशंस के थ्रू हो। लेजिस्लेशन मतलब आपका काफ़ी एक्ट वगैरह बनाती है पार्लियामेंट है अपनी, और पार्लियामेंट तो क्या ज़्यादातर तो, क्योंकि आपका जो हेल्थ है ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो काफ़ी कानून बनाती है। और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, राइट्स ऑफ फिजिशियन एंड ड्यूटीज ऑफ पेशेंट, दोनों की समझ होनी चाहिए। अवेयरनेस जनरेट करो, चाहे फिर जीरो टॉलरेंस बनाओ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के बारे में, कि डॉक्टर्स जो है ऐसा बिहेव नहीं करें पेशेंट के साथ में जो एक्सपेक्टेबल हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। अगला है आपका रोल ऑफ टेक्नोलॉजी हो, चाहे रिसर्च हो चाहे इनोवेशन हो, मेडिकल की फील्ड में वो बढ़ना चाहिए, एम्ब्रेस होना चाहिए। इसके साथ में आपका मेकिंग एडहेरेंस टू मेडिकल एथिक्स, मतलब चिपक के रहो मेडिकल एथिक्स से, इलाज होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। ठीक है, और वो मेडिकल एथिक्स के साथ में होना चाहिए। तो ये अपने कल्चर का जब हिस्सा बन जाएगा ना, तो इसको थोपने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मतलब गवर्नमेंट ने कहा तो वो चीज़ें हो रही हैं। यदि हमारे एथिक्स में ये चीज़ें जुड़ जाएंगी कल्चर का पार्ट बन के, तो हमारी जो मेडिकल जो इंडस्ट्री है, जो फार्मा इंडस्ट्री है, जो फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम है, वो बेहतर बन सकता है। तो आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया, टॉपिक को समझा, ये पॉइंट्स आपने लिखे, और एक एग्जाम्पल यहाँ से लिख लेना, मेसर्स अपेक्स लेबोरेटरीज में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी। और रेपुटेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज को भी ध्यान रखना, क्लिनिकल ट्रायल्स को भी लिख देना, रेगुलेटरी बॉडीज़ को रख लेना। इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है आप ध्यान रखें, फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है, फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या, इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ एंटिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन जिनका रोल कुछ भी आप लिख दें। और एक रिसेंट एग्जाम्पल लिख दें, डोला 650 जो एक पेन किलर की तरह काम आता है। ठीक है, इसने अभी प्रॉफिट एजेंडा के बारे में कुछ इससे लिख देना कि इसने कुछ शायद प्राइस बढ़ा दिया था इसने, डोला 650 की जो कंपनी है इसने। तो इसको आप लिख देना यहाँ पे, और आप लिख देना कैपिटलिस्ट जो फ्री मार्केट होता है, ये अब बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इंट्रोडक्शन आपको मालूम है इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। ये कैपिटलिस्ट है जो ज़्यादा मार्केट बेस्ड, जो इनका इंटरवेंशन होता है कैपिटलिस्ट का। ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं। जो सोशलिस्ट होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, वो आपका पेशेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम मेंटेन करने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये अपना एथिक्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। फ्राइडे है आज, तो शायद टाइम कितना हो गया, काफ़ी अभी इसमें मैंने देखा है टाइम 6:45 हो रहा है, 7 बजे तक वीडियो आपका डल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगले फ्राइडे से इसको आज कर ले, आज नहीं हो पाया जिसका कल सैटरडे कर ले, क्योंकि मैं लगातार करूँगा तो आप फिर ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, इसलिए एक दिन का गैप इसीलिए रखा है सैटरडे का। फ्राइडे को अपना एथिक्स, संडे को अपना ऐसे, इसके बाद में 5 डेज वीक है, उसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत बढ़िया रहेगा।
मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन तो मेरे को वैसे भी मिल जाएगा आप लोगों से जब आप इसको व्यू करेंगे तो ही, ठीक है। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव जो है 2023 यूपीएससी में अच्छा स्कोर करना, वो हासिल हो जाए। धन्यवाद अगेन।